मेरा नाम रुचि है। मेरा पति मेरी छोटी बहन को पसंद की मिठाई लाकर देता था और कहता था कि मैं तुम्हारी बहन को अपनी ही बहन समझता हूँ, इसीलिए उसके लिए मिठाई लाता हूँ। उसे मिठाई देने के लिए घर बुला लो। मैं भी बेफिक्र होकर उसे बुला लेती थी, क्योंकि वो बहुत ही काली और बदसूरत थी। मेरा पति मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर भला उस काली की तरफ क्यों देखता। एक दिन मैंने अपनी बहन को घर बुला लिया और खुद नहाने के लिए चली गई, लेकिन फौरन ही साबुन लेने बाहर निकली और जैसे ही सामने का नज़ारा देखा तो मेरी जान निकल गई कि मेरी बहन ज़मीन पर और मेरा पति। मैंने जब पहली बार अपने पति अंकुश को अपनी छोटी बहन सुरभि के लिए मिठाई लाते हुए देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया था। उस दिन सुरभि ने कुछ खास नहीं किया था, बस घर के कोने में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। अंकुश ने मुझे आते ही आवाज़ दी और कहने लगे कि ये देखो, सुरभि के लिए उसकी पसंदीदा गुलाब जामुन लेकर आया हूँ। सुरभि ने चौंक कर अंकुश को देखा, फिर नज़र झुका ली। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खामोशी थी और शायद धन्यवाद भी था। मैंने मुस्कुराकर कप में चाय डाली। दिल में गर्व का एक अनोखा एहसास था। मेरी बहन जो बचपन से ही अपने रंग के ताने सुनती आई थी, अब एक ऐसे इंसान के हाथों इज्जत पा रही थी जो उसे अपनी बहन कहता रहा। अंकुश का व्यवहार मुझे हमेशा बेफिक्र रखता था। जब भी सुरभि को कोई परेशानी होती या कोई तकलीफ होती तो उसके सर पर हाथ रखकर कहते थे कि अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो याद रखना, तुम मेरी इज्जत हो सुरभि। सुरभि बहुत कम बोलती थी, शायद इसलिए ज़्यादा महसूस करती थी। उसकी आंखें अक्सर मुझसे छुपकर किसी और की तरफ देखती रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई अधूरा सवाल हो। एक दिन दोपहर को मैंने उसे आंगन में बैठे हुए देखा। अंकुश भी उसके पास ही बैठे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक शब्द कहा कि सुरभि, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। बहनें अगर तुम जैसी ही हों तो जिंदगी सुकून में गुजरे। सुरभि ने बस सर हिला दिया था, पर उसके होठों पर एक दबी सी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल को अजीब सी ठंडक दे रही थी। शाम को मैंने अंकुश से पूछा कि तुम सुरभि को इतना स्पेशल क्यों समझते हो। उन्होंने कहा, क्योंकि वो सबसे अलग है, अपनी बातों में, अपनी खामोशी में, अपनी सच्चाई में। वो मुझे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने वो बात दिल से लगा ली थी। सुरभि सच में किसी की याद हो सकती थी। वो एक पूरी पहचान थी। बस दुनिया ने उसके रंग को पर्दा बना दिया था। मैंने कई बार उसे आईने में खुद को देखते पाया था, फिर वो नज़र चुरा लिया करती थी। एक बार मैंने कहा कि सुरभि, तुम बहुत ही सुंदर हो। उसने हंसते हुए जवाब दिया कि ये सुंदरता कभी किसी की पसंद नहीं बनी, न स्कूल में, न मोहल्ले में, न कभी सपने में। एक बार सुरभि बीमार पड़ गई तो उसे बुखार आ गया था। वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। अंकुश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। वापस आकर उन्होंने मुझे बताया कि सुरभि का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैंने कहा था कि जी, आप ठीक कह रहे हो, और अंदर ही अंदर ये सब मेरे दिल को और भी ज़्यादा नरम बनाता जा रहा था। मैं सोचती थी कि शायद मेरी प्रार्थना रंग ला चुकी है। एक ऐसा पति जो मेरी बहन को अपनी बहन से भी बढ़कर चाहता है। सुरभि की बर्थडे करीब आ रही थी। मैंने सोचा कि सिंपल तरीके से सेलिब्रेट कर लेंगे, मगर अंकुश ने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। घर के हॉल में हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। एक छोटा सा केक और सुरभि के लिए एक बुक जिसका नाम था काली लड़कियों की खामोशी की कहानियाँ। ये बुक उसे गिफ्ट में दी गई। बुक को देखकर सुरभि की आंखें नम हो गई थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस केक काटते हुए एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें अंकुश पर जा रुकीं, फिर जल्दी से हट गईं। मैंने वो नज़र देखी थी पर कुछ नहीं सोचा। मेरे दिल में शक की कोई जगह ही नहीं थी। आखिर को सुरभि मेरी बहन थी, सौतेली ही सही, और अंकुश मेरा सब कुछ था। पिता तो मेरे पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, और सौतेली माँ और उनकी ये बेटी भी माँ के बाद मेरी ही जिम्मेदारी थी। इस दौरान कई और बातें भी हो गई थी जिन पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया था। एक दिन सुरभि ने कहा कि दीदी, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। अंकुश जैसा पति हर लड़की को नहीं मिलता। मैंने हंसकर कहा, और तुम भी बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसा जीजा जी मिला है। सुरभि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जी, और फिर वो अपने कमरे के बाहर चली गई थी। कभी कभी अंकुश रात को देर से घर आते थे तो सुरभि दरवाज़ा खोलती थी। मैं किचन में होती थी और आवाज़ें सुनती रहती थी, मगर ये सब कुछ रोज़ का हिस्सा बन चुका था। एक दिन अंकुश ने कहा कि सुरभि को अकेला मत छोड़ा करो, उसे अकेलापन पसंद नहीं है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा कि वो तो कभी कुछ कहती ही नहीं है। वो कहने लगे कि कहती नहीं है,
मगर महसूस करना ज़रूरी होता है। मैंने ये सब उस पर गौर किया है। मैं अपने पति की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मेरी जगह कोई और पत्नी होती तो शायद सोचती, सवाल करती, पर मैंने कभी अपने पति पर शक नहीं किया था। वो इंसान जो मेरी बहन के लिए दुनिया से लड़ने का जज्बा रखता था, उस पर शक कैसा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए सुरभि एक दुखती हुई रग थी और उसका मरहम। ये रिश्ता जो इन दोनों के बीच पल रहा था, मुझे खुशी में रखे हुए था। एक मीठे रिश्ते की खुशी और एहसास अक्सर सच से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सुरभि ने जब हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ने के लिए कहा, तो मुझे खुशी हुई थी। मैं जानती थी कि वो हमेशा किताबों से जुड़ी रही है, लेकिन कभी-कभी अपनी ख्वाहिशों का इजहार साफ तरीके से नहीं करती है। मैंने अंकुश से बात की थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है। उन्होंने फौरन कहा कि सुरभि जैसी लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। हम दोनों ने शहर के बेहतरीन कॉलेज को सुरभि के लिए सिलेक्ट किया था और उसका एडमिशन भी हो गया था। पहला दिन आया तो मैंने कहा कि मैं सुरभि को खुद ले जाती हूँ, मगर अंकुश ने नरमी से मना कर दिया। कहने लगे कि तुम रोज़ के कामों में उलझ जाती हो, मैं उसे कॉलेज ले जाता हूँ। मैं सुबह जल्दी निकल सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली थी। मुझे कभी उन पर शक करने की कोई वजह मिली ही नहीं थी। कॉलेज के गेट पर जब अंकुश ने सुरभि को वादा किया, तो उसकी नज़रें आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी। सर्दी में खुद को सिंपल कपड़ों में छुपाया हुआ था, जैसे वो अपने वजूद से नज़र चुरा रही हो। मैं खिड़की से ये सब देख रही थी। अंकुश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, घबराना मत। सुरभि ने धीमे से सर हिला दिया था और गेट के अंदर चली गई थी। शाम को मैंने सुरभि से पूछा कि कैसा गया पहला दिन। उसने मामूली सा जवाब दिया। कहने लगी कि ठीक था। मैंने हंसकर कहा कि बस ठीक था। तो वो कहने लगी कि कॉलेज बहुत बड़ा है, लड़कियां अलग दुनिया की लगती हैं। अंकुश भी बीच में बोल पड़े थे। उन्होंने कहा कि शुरू शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आदत पड़ जाती है। अगले दिन फिर वही रूटीन रहा। अंकुश सुरभि को लेकर जाते थे, मैं घर के कामों में लग जाती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे, फिर एक दिन कॉल आई एक अनजान नंबर से। लड़की की आवाज़ थी, सीरियस और कड़क। उसने कहा कि आपको पता है कि आपकी बहन हर रोज़ एक लड़के के साथ आती है। मैं उसकी बात सुनकर हंस दी थी। दिल ही दिल में सोचा कि बेवकूफ़ लड़कियां शक करना सीख रही हैं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और अंकुश को इस बारे में नहीं बताया। इस किस्से के बाद मैंने नोटिस किया कि सुरभि अब कॉलेज से वापसी पर ज़्यादा देर तक अपने कमरे में रहने लगी थी। पहले वो आते ही मुझसे दिन भर की बातें किया करती थी और अब तो बस नमस्कार करती और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करती थी। मैंने एक दिन पूछा कि सुरभि, सब ठीक तो है ना? उसने कहा कि बस थोड़ी सी थक जाती हूँ। अंकुश ने भी कहा कि रोज़ लंबा सफ़र होता है, बेचारी थक जाती होगी। कुछ ही दिनों के बाद मैंने अंकुश के बैग में एक डायरी देखी थी। इत्तेफाक से वो खुली तो उसके अंदर कुछ स्केचेस बने हुए थे। एक लड़की के लंबे बाल, घने पलके और एक लॉकेट। मैंने चौंक कर सोचा कि अंकुश ड्राइंग करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये सब आपने बनाए हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। उसी दिन मैंने सुरभि को आईने के सामने देखा। बालों में नई क्लिप थी और चेहरे पर हल्की सी चमक थी। मैंने हैरानी से पूछा कि ये क्लिप कहाँ से लाई हो? अच्छी लग रही है। उसने कहा कि सीनियर लड़की ने गिफ्ट की है। मैंने दिल में सोचा कि शायद अब वो दोस्त बना रही है, मगर अगले दिन मैंने वही क्लिप अंकुश की गाड़ी में देखी थी, सीट के नीचे गिरी हुई। मैंने फिर भी खुद को समझाया था कि कई चीज़ें इत्तेफाक से भी हो सकती हैं, पर फिर छोटी छोटी बातें जुड़ने लगी थी। एक दिन मैंने सुरभि के बैग में एक लेटर पाया, बिना नाम के, बस इतना लिखा हुआ था कि तुम में जो खामोशी है वो मुझे जकड़ लेती है। मैंने सोचा ये किसी स्टूडेंट ने लिखा होगा, मगर सुरभि से पूछा कि ये लेटर तुम्हें किसने दिया है, तो उसने परेशान होकर कहा कि पता नहीं, बस मेरी बुक में रखा हुआ मिला था। मैंने बात वहीं पर छोड़ दी थी। दिमाग में बीज बो चुका था। कुछ दिन बाद सुरभि के कॉलेज में एक फंक्शन था। मैंने उससे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अंकुश ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मैं सुरभि के साथ चला जाऊंगा। सुरभि खामोश रही। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। जब वो दोनों वापस आए तो सुरभि के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। उसने मुझे बताया कि फंक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन म्यूजिक बहुत लाउड था। अंकुश कहने लगे कि सुरभि ने वहाँ एक पोयम सुनाई थी। सबने खूब जोर जोर से तालियां बजाई थी। मैंने पूछा कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम पोयम भी लिखती हो। सुरभि ने नजरें चुरा ली। कहने लगी कि कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कभी कभी लिख लेती हूँ। इस सब में वो पहली फोन कॉल न जाने क्यों बार बार मेरे दिमाग में गूंजती रही थी, और अब मुझे हंसी नहीं आती थी, बल्कि बस खामोशी सी छा गई थी।
सुरभि की बदलती हुई आदतें अब मेरे सामने आने लगी थी। वो जो कुछ आईने से नजरें चुराकर गुजरती थी, अब रोज वो शाम के समय खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती थी। मैं कभी कभी दरवाजे से झांकती तो देखती थी कि वो लिपस्टिक लगा रही है हल्की सी, कभी कोई छोटा सा लॉकेट पहन लेती है जो उसकी गर्दन पर चमकता रहता था। बालों में खुशबू और चेहरे पर परछाइयां जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने एक दिन हैरानी से पूछा कि सुरभि, तुम्हें इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? कहीं जा रही हो क्या? वो हंसने लगी। उसकी हंसी में अब वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने कहा कि दीदी, अपने लिए तैयार होना सीख रही हूँ। और उस लम्हे मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी थी, एक ऐसी चमक जो रोशन नहीं बल्कि डरावनी थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई थी। अंकुश तब घर में नहीं थे। रात को जब वो आए तो सुरभि ने उन्हें पानी दिया और हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। अंकुश ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर टीवी का रिमोट उठा लिया, लेकिन मेरी नजरें उस लम्हे को नोटिस कर चुकी थी। अगले दिन मैंने सुरभि को किचन में पाया था। वो कोई नई डिश बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। मैंने कहा कि ये कब सीखा? वो कहने लगी कि यूट्यूब से सीखा है। अंकुश जी को नई चीजें बहुत पसंद है ना, इसलिए। मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगी कि उन्होंने एक दिन जिक्र किया था कि उन्हें चीनी खाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेती हूँ। मैंने बर्तन धोते हुए कहा कि कॉलेज पर ध्यान दो, खाना पकाना हमारा काम है। वो खामोश हो गई, फिर नरमी से कहने लगी कि मैं अभी सीख ही तो रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया ना। एक और दिन शाम को मैंने देखा कि वो अपने कमरे में कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। मैं अंदर गई, एक फ्रॉक उसके हाथ में था, उसी कलर का जो अंकुश को बहुत पसंद था, ब्लू कलर का। मैंने कहा कि ये तुमने कब लिया? वो कहने लगी कि कॉलेज में कल फोटो डे है, सभी अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस सर हिला दिया था। अंकुश जब घर आए तो सुरभि अब उनके सामने ज्यादा बेफिक्र हो जाती थी। पहले वो नजरें झुकाती थी, मगर अब वो बात करती थी, हंसती भी थी, कभी कभी किसी बात पर अपनी एडवाइस भी दिया करती थी, जैसे वो एक दीवार थी जो अब हटने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि वो अंकुश की फेवरेट बुक पढ़ रही है। मैंने पूछा, ये कब से पढ़ने लगी हो तुम? वो कहने लगी कि अंकुश जी ने कहा था कि ये बुक जिंदगी बदल देती है, तो मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही बहुत बदलती जा रही है। वो खामोश हो गई। उसी रात को मैंने उसके कमरे में एक नया परफ्यूम देखा था। मैंने पूछा कि ये कहाँ से आया? उसने जवाब दिया कि एक दोस्त ने गिफ्ट में दिया है। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर रुक गई थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने घर में अंकुश की चीजें सुरभि के कमरे में देखी। एक बॉल पेन, एक नेवी ब्लू रुमाल जो हमेशा वो ऑफिस में रखते थे। मैंने पूछा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो कहने लगी कि शायद गलती से मैंने रख लिया होगा। मैं खामोश हो गई थी। इसी हफ्ते सुरभि ने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी नज़रों से नज़र चुराना बंद कर दिया था। उसकी आवाज़ में अब नरमी कम और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता था। मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ छुपा रही हो क्या? उसने कहा कि नहीं दीदी, बस खुद को समझ रही हूँ। एक दिन अंकुश घर आए तो वो बहुत ही थके हुए थे। सुरभि फौरन उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। मैंने कहा, मैं बना देती हूँ। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे बनाना अच्छा लगता है। उसके शब्दों में कोई हिचक नहीं थी, बल्कि एक हक था। शाम को जब हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो सुरभि ने खुद अंकुश की प्लेट में खाना निकाला। मैंने पहली बार अंकुश के चेहरे पर वो खामोशी देखी थी जो किसी अंदरूनी बात को छुपाने की कोशिश थी, और मुझे लगा कि जैसे मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ जिसके उसूल मेरे सिवा सबको पता है। देर रात तक मैंने सुरभि के कमरे की लाइट ऑन देखी थी। दरवाजा धीरे से खोला तो वो आईने के सामने खड़ी की खड़ी थी। वही लिपस्टिक, वही लॉकेट, वही चमक, और उस चमक में मैंने एक ऐसी रोशनी देखी थी जो रोशनी नहीं थी, एक आग थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, धीरे से वापस बिस्तर पर आकर लेट गई तो नींद आंखों से दूर हो चुकी थी। कुछ दिनों से अंकुश देर से सोते थे, बिस्तर पर आकर लेट तो जाते थे, मगर मोबाइल उनके हाथ में रहता था। कभी कभी कहते थे कि काम का लोड है, कल प्रेजेंटेशन है। मैं भी खामोश रहती थी। मेरी आदत बन चुकी थी सवाल न करने की, मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद छीन ली थी। अंकुश बाथरूम में गए तो उनका मोबाइल बेड पर रह गया था। स्क्रीन रोशन हुई तो एक नोटिफिकेशन आया सुरभि की। उसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू, आपकी बातों से नींद आ गई। टाइम लिखा था 2:40। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी नजरें स्क्रीन पर जम गई थी। मैसेज नॉर्मल था, मगर उसमें सब कुछ लिखा था। मैंने मोबाइल नहीं छेड़ा, बस स्क्रीन बंद कर दी। अंकुश वापस आए, मोबाइल उठाया, एक नज़र मुझ पर डाली और साइड टेबल पर रख दिया।
मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूटा था जो आवाज़ नहीं करता था, मगर सांस लेना मुश्किल बना देता है। सुबह वो ऑफिस चले गए और मैं अकेली किचन में खाने के बर्तन धोती रही। सुरभि कमरे से निकली चाय बनाने लगी। मैंने देखा उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे रात को किसी ने उसके सारे उलझे हुए जवाब सुलझा दिए हों। मैंने हल्के शब्दों में पूछा कि रात को देर तक जाग रही थी क्या? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुराने लगी। कहने लगी कि हाँ, पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन किया कि अभी उससे सब कुछ पूछ लूं, मगर मैं खामोश रही। खामोशी मेरे अंदर की बगावत को रोकने का अकेला हथियार बन चुकी थी। दोपहर को अंकुश ने फ़ोन किया। कहने लगे कि मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी, क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, खाना गर्म कर दूंगी। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने किचन की खिड़की से बाहर देखा, आसमान पर बादल थे। शाम को सुरभि ने कहा कि दीदी, आप बहुत थक गई होंगी, मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने सर हिलाया और कहा कि ठीक है, आज तुम बना लो। वो किचन में चली गई और मैं सोफे पर बैठकर उसकी आवाज़ सुनती रही। बर्तनों की आवाज़, मसाले की खुशबू और किसी अनकहे रिश्ते की आहट। रात को खाने के दौरान अंकुश ने कहा कि सुरभि, तुमने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। सुरभि मुस्कुराने लगी थी और उसने कहा कि थैंक यू, ये आपकी पसंद की सब्जियां थी ना, इसलिए सोचा कि खुशबू भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी आपको पसंद है। मैंने चम्मच हाथ में पकड़े पकड़े अंकुश की तरफ देखा। उन्होंने अपनी नज़रों से एक लम्हे के लिए मेरी नज़र का सामना किया, फिर अपना ध्यान प्लेट की तरफ कर लिया। अगले दिन अंकुश का मोबाइल ड्राइंग रूम में रह गया था। वो नहाने चले गए थे और मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने सिर्फ एक बार स्क्रीन पर उंगली फेरी। मैसेज खुले। सुरभि के नाम पर कई चैट्स थी, ज़्यादातर मामूली थी, लेकिन कुछ शब्द मुझे अंदर से हिला गए थे, जिसमें सुरभि ने लिखा था कि कभी कभी लगता है कि तुम्हें पहले जान लेती तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अंकुश ने लिखा था कि तुम मुझे समझती हो और यही सबसे कीमती बात है। ये सब पढ़कर मैंने मोबाइल बंद कर दिया। कोई तस्वीर नहीं थी, कोई जज्बात इजहार नहीं था, लेकिन शब्द कुछ कह रहे थे। मैंने खुद से झूठ बोला था कि शायद वो सिर्फ उसे सहारा दे रहे हैं, जैसा एक भाई देता है, लेकिन दिल जानता था कि ये सच नहीं था। मैंने अपनी रोज़ की रूटीन बदल ली थी और सुरभि को ज़्यादा अपने करीब नहीं आने दिया। उसके बनाए हुए खानों को बहाने बहाने से टालने लगी। अंकुश अगर कोई तारीफ करते तो मैं खामोश रह जाती थी, लेकिन वो सब नोटिस कर रहे थे। एक दिन मैंने सुरभि से कहा कि तुम्हारा कॉलेज कब ख़त्म होगा? उसने जवाब दिया कि 2 महीने बाकी रह गए हैं, फिर मैं फाइनल ईयर कंप्लीट कर लूँगी। मैंने कहा, फिर कुछ और करने का सोचा है? उसने कहा कि शायद टीचिंग कर लूँ या फिर कोई और कोर्स। मैंने बात ख़त्म कर दी। दिल कर रहा था कि कहूँ कि अंकुश तुम्हारा कोर्स नहीं है, पर मेरी ज़ुबान बंद रही। हफ्ते के आखिर में अंकुश ने कहा कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम्हारी पसंद का रेस्टोरेंट है। सुरभि भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने मना नहीं किया, बस खामोशी से तैयारी करती रही। रेस्टोरेंट में वो दोनों बातें करते रहे और मैं सुनने वाली रही। सुरभि ने अंकुश से एक सवाल किया कि आपको बचपन में क्या बनने का शौक था? अंकुश ने कहा कि पायलट, लेकिन जिंदगी ने जमीन से जोड़ दिया। मैंने वो बात सुनी और महसूस किया कि वो अपना सपना उससे शेयर कर रहे हैं, जो सपना कभी मुझसे भी नहीं किया। रात को मैंने अंकुश से पूछा कि तुम्हें सुरभि से बातें करना अच्छा लगता है? वो कहने लगे कि हाँ, वो सुनती है और जवाब भी देती है, तुम अक्सर खामोश हो जाती हो। मैंने कहा कि खामोशी हमेशा कमज़ोर नहीं होती। वो कुछ नहीं बोले। मैं जान चुकी थी कि खामोशी से सब सुनाई देता है और झूठ वो होता है जो हम खुद को बोलते हैं, बार बार, ताकि सच की चीखें दब जाएं। वो सुबह आम सी लग रही थी। नाश्ते की टेबल पर मैं खामोश बैठी थी। अखबार मेरे हाथ में था, मगर शब्दों की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। अंकुश मोबाइल पर ऑफिस की मीटिंग के नोट्स पढ़ रहे थे। सुरभि किचन में चाय बनाने में बिजी थी और मैं सब कुछ देख रही थी, सुनती भी जा रही थी, लेकिन अब महसूस करना कम हो गया था। सुरभि ने कप में चाय डाली, साइड टेबल पर रखी, चीनी की शीशी से मीठा निकाला और चुपचाप प्याली अंकुश के सामने रख दी। अंकुश ने मोबाइल नीचे रखा, चाय को देखा, फिर धीरे से सर उठाया। उनकी नजरें सुरभि पर टिक गई थी। सुरभि ने नजर झुका ली, मगर उस लम्हे की खामोशी मुझ पर हथौड़े बरसा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं रही हो। मैंने खाली प्लेट में चम्मच रखा और दिल में एक चीख दबाई और एक जबरदस्ती आवाज में कहा कि चाय ठंडी हो रही है अंकुश। अंकुश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर कप उठाकर एक घूंट भरा। कहने लगे कि अच्छी है। सुरभि किचन में वापस चली गई। मैंने कप की तरफ देखा। चाय की खुशबू मामूली सी थी, लेकिन उस लम्हे का टेस्ट मेरे हलक में अटक गया था।
शाम को मेहमान आने वाले थे। मैंने सुरभि से कहा कि किचन में थोड़ा हाथ बटा देना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसने फौरन चूल्हा संभाला, सब्जी काटने लगी। काम के दौरान अंकुश आए और सुरभि से पूछने लगे कि पिछले हफ्ते की मूवी देखी तुमने? सुरभि ने हंसते हुए कहा कि नहीं, दीदी ने टीवी पर चैनल ही बदल दिया था, मैं पूरी नहीं देख सकी थी। अंकुश ने मेरी तरफ देखा। रुचि, कभी सुरभि की पसंद का भी कुछ लगा दिया करो। मैंने नजर चुरा ली। अब अंकुश मुझे बहुत नसीहत करने लगे थे। रात को देर तक सब सोने चले गए। मैं उठकर पानी पीने के लिए किचन में आई तो देखा कि सुरभि किचन साफ कर रही थी। मैंने पूछा कि इतनी रात को क्या कर रही हो? वो बोली कि आप थक गई थी, मैंने सोचा आप आराम कर लो, इसीलिए मैं काम कर लेती हूँ। मैं उसके पास खड़ी रही, फिर धीरे से कहने लगी कि तुम्हें लगता है तुम सब कुछ संभाल लेती हो? वो चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या मतलब? मैंने कहा अंकुश के लिए चाय, खाना, मूवी, उनकी पसंद सब तुम्हें ही पता रहता है। उसने कुछ लम्हे खामोशी रखी, फिर कहने लगी, मैं बस मदद कर रही हूँ। मैंने उस रात उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी रात रोते रोते कटी। एक दिन मैंने सुरभि को अंकुश के साथ बैठे हुए देखा। वो उसे एक किताब दिखा रहे थे। मैंने दूर से सुना कि ये वाला पेज देखिए, यहाँ जो लिखा है ना, वो मुझे आपकी बातों की जैसा लगता है। अंकुश धीमे से मुस्कुराया और किताब खोलकर देखने लगे। मैं अंदर आई तो वो दोनों खामोश हो गए थे। मैंने एक पल को उनकी नज़र महसूस की, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। अंकुश ने टॉपिक बदला और कहने लगे कि आज खाने में क्या है? मैंने जवाब दिया, जिसका टेस्ट तुम्हें अब याद नहीं रहता। वो खामोश हो गए थे और सुरभि चेहरा झुकाकर किचन में चली गई थी। कुछ दिन बाद सुबह हुई तो सुरभि ने फिर चाय बनाई। मैंने कप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने अंकुश के सामने रख दी। मेरे हाथ जैसे हवा में रह गए थे। अंकुश ने बस एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर वो लम्हा गुजर गया था। मैंने उस दिन चाय नहीं पी थी। वो लम्हा मेरी जुबान से नहीं, मेरे दिल से निकल चुका था। खामोश चाय मेरी सब्र की आखिरी कड़ी थी। मैंने बहुत दिनों से किसी से दिल की बात भी नहीं कही थी। अंदर ही अंदर सब कुछ सहती जा रही थी, जैसे खामोशी मेरे शरीर का हिस्सा बन गई हो। मगर उस दिन जब मुझे ऐश्वर्या मिली, उसकी आंखों में एक अलग ही सवाल था। हम लोग कॉफी शॉप पर बैठे थे, पर मेरी नज़र बार बार मोबाइल पर जा रही थी। अंकुश ने निकलते समय कहा था कि सुरभि को कॉलेज से लेते हुए कुछ मिठाई लेकर आऊँगा। उसकी तबीयत आजकल कुछ बोझल सी थी। ऐश्वर्या ने कॉफ़ी पीते हुए कहा कि तुम्हारा पति रोज़ मिठाई लेकर आता है ना, तुम्हारी बहन के लिए? मैंने सर हिलाया कि हाँ, वो कहते हैं कि सुरभि को मिठाई बहुत पसंद है। ऐश्वर्या ने आईब्रो चढ़ाकर कहा कि बस इसीलिए, या तुम्हें पता ही नहीं कि वो अब क्या पसंद करती है? मैं हंसने लगी। मैंने कहा, ऐश्वर्या, वो सुरभि है, मेरी काली शर्मीली सिंपल बहन। उसे कोई वैसे ही नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। ऐश्वर्या ने चम्मच रखा और धीरे से कहा, कभी आईने से बाहर भी देखा है तुमने? मेरे दिल में कुछ खिसकने लगा। मैंने जल्दी से बात बदली, अब थोड़ी खुल गई है। तुम्हें याद है वो पहले कितना खामोश रहती थी? ऐश्वर्या ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि कभी कभी जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा बोलना चाहते हैं, सिर्फ सुने जाने की देर होती है। मैंने कॉफी का कप हाथ में कुछ देर पकड़ा और होठ तक नहीं ले जा सकी। अंदर कोई बात घूम रही थी, एक सवाल जो मैं खुद से भी पूछने से डरती थी। घर वापस आई तो अंकुश और सुरभि आंगन में बैठे हुए थे। अंकुश उसे कुछ समझा रहे थे, शायद उसके नोट्स के बारे में, और सुरभि खामोशी से सुन रही थी। मैंने कदम धीरे से रखे, लेकिन दोनों ने मुझे आते हुए देखकर बात रोक दी थी। अंकुश ने कहा कि सुरभि की पढ़ाई में कुछ मदद कर रहा हूँ। सुरभि ने नजरें झुका ली। मैंने कहा कि ठीक है, और अंदर चली गई थी। कमरे में आकर मैंने आईना देखा तो मेरे चेहरे पर वो सुकून नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। एक औरत अपने चेहरे पर ताकत, धोखा, झूठ सब कुछ पढ़ सकती है, अगर वो खुद को पढ़ने की हिम्मत रखती हो। अगले दिन सुरभि किचन में थी। मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारा पेपर था ना? सुरभि ने कहा कि हाँ, ठीक से हो गया। मैंने पूछा कि अंकुश लेकर गए थे क्या? वो रुकी, फिर धीरे से कहने लगी कि हाँ, उनका ऑफिस भी उसी तरफ था तो साथ ले गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन शाम को मैंने जानबूझकर सुरभि के कमरे का रुख किया। दरवाजा खुला था। वो टेबल पर बैठी कोई कार्ड बना रही थी। मैंने कहा कि ये क्या है? वो चौंक गई, कहने लगी कि बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा कि कोई क्रिएटिविटी कर लेती हूँ। मैंने करीब जाकर देखा, कार्ड पर लिखा था कि कभी किसी की मौजूदगी किसी प्रार्थना से ज्यादा कीमती होती है। मैं खामोशी से पलट गई। उसी रात अंकुश ने कहा कि सुरभि की तबीयत कुछ दिनों से डाउन है, उसे बाहर ले जाना चाहिए, कुछ फ्रेश हवा मिलेगी। मैंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हारी समझदारी पर अब मुझे शक नहीं रहा। अंकुश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले।
सुरभि दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शायद वो भी जान चुकी थी कि मैं सब समझ गई हूँ। मैंने ऐश्वर्या को कॉल किया और कहा कि तुम कल फ्री हो? वो कहने लगी कि हाँ, क्या बात है? मैंने कहा बस आईने से बाहर देखने का समय आ गया। ऐश्वर्या हंसने लगी थी, कहने लगी कि क्या नजर आया? मैं खामोश रही, फिर कहा कि सब कुछ जो अब तक नजरअंदाज करती रही थी। मैंने इस बार चाय खुद बनाई थी और जब अंकुश ने पूछा कि सुरभि कहाँ है, तो मैंने जवाब दिया, जहाँ तुम रोज मिठाई लेकर जाते हो वहीं होगी। वो खामोश हो गए और मुझे लगने लगा कि सच के करीब होना सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। कई दिनों से मैं हर लम्हा कुछ न कुछ देख रही थी, एक खामोश सिलसिला जो अब नजरें नहीं दिल जख्मी करने लगा था। मैंने हर छोटी बात को नजरअंदाज किया, हर बड़े लम्हे को इत्तेफाक समझा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर जम जाती हैं, जैसे कोई धुंध जो ना तो छुटती हो और ना ही छुपती है। उसी शाम बारिश हो रही थी। मैंने आंगन में कपड़े समेटे और कमरे की तरफ बढ़ गई। सुरभि किताब पढ़ रही थी। कमरे में अंधेरा था, मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। मैं अंदर गई, एक पल को रुकी, फिर धीरे से पूछा कि तुमसे एक बात पूछूं? सुरभि ने नजर किताब से हटाकर कहा कि जी दीदी। मैंने कहा, अंकुश तुमसे इतना क्यों बात करते हैं? उसके हाथ से किताब फिसलते फिसलते रह गई थी। उसने पलक झुका ली और धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तुम सुनती नहीं, वो सिर्फ सुनाते हैं। उसके शब्द मेरे दिल को लगे थे, जैसे किसी ने मेरी हंसती हुई खामोशी को नोच कर बाहर फेंक दिया हो। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई थी। मैं उसके चेहरे की तरफ देखती रही। आंखों में नमी थी, लेकिन शर्मिंदगी नहीं थी। वो नजरें चुरा रही थी, जैसे उसने कुछ छुपाने की कोशिश की ही नहीं थी। मैं पलटकर बाहर आ गई थी। अगले दिन अंकुश जल्दी घर आ गए तो सुरभि आंगन में मौजूद थी। उसने कहा कि आज ऑफिस से छुट्टी हो गई। अंकुश हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आज दिल ही नहीं लग रहा था, तो सोचा लोगों के साथ वक्त गुजार लूं। मैंने बात काटकर कहा कि काम का दिल छोड़ना भी अब आसान हो गया। अंकुश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सुरभि ने खामोशी से पानी का गिलास लाकर टेबल पर रख दिया। अंकुश ने गिलास उठाया और एक लम्हे के लिए सुरभि की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा कि थैंक यू। मैंने वो लम्हा भी नोटिस कर लिया था। अब हर चीज मेरे लिए मतलब रखती थी। पानी देना, आंख मिलाना, खामोशी से बात करना, सब कुछ जहर जैसा लगने लगा था। शाम को मैंने जानबूझकर अंकुश के सामने सुरभि की तारीफ की कि सुरभि बहुत समझदार हो गई है, हर काम खुद ही सीख रही है। अंकुश ने सर हिलाया। उन्होंने कहा कि हाँ, उस जैसी समझदार लड़कियां कम होती हैं। मैंने सवाल करती नजरों से उनकी तरफ देखा। मेरी समझदारी में भी कमी थी? अंकुश ने चौंक कर कहा कि नहीं, तुम भी बहुत समझदार हो, बस सुरभि थोड़ी ज्यादा समझदार है, बात को जल्दी समझ जाती है। मैं हंसने लगी और कहा कि हाँ शायद, इसलिए तुम उससे इतनी बातें करते हो। अंकुश ने नजर चुरा ली। सुरभि किचन से निकल रही थी। उसके कदम एक लम्हे को रुक गए थे, मगर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई थी। उसी रात मैंने सुरभि को कमरे में बुलाया। वो आई, उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थी। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि बैठो। सुरभि खामोशी से बैठ गई। मैंने दोबारा उसी सवाल को दोहराया, मगर इस बार थोड़ी सख्ती थी। मैंने कहा कि अंकुश तुमसे इतना बात क्यों करते हैं? सुरभि ने नजर झुका ली। उसके होठ कांपे, फिर धीरे से कहने लगी, क्योंकि वो सुनते हैं, मैं बात करती हूँ और वो बस मुझसे बात करते हैं। मैंने टेबल पर हाथ रखा, गिलास जोर से गिर गया था। मैंने कहा, और मैं? क्या मैं कुछ नहीं सुनती? क्या मैं किसी से बात नहीं करती, या फिर मैं सिर्फ काम करने वाली हूँ? उसने कहा कि नहीं दीदी, आप सुनती नहीं, आप सिर्फ जवाब देती हैं। वो खामोशी में भी जवाब देते हैं। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं कुछ नहीं बोल सकी। सुरभि खामोशी से उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते जाते कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं मांगा, बस जो सुना वही अच्छा लगा। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसकी कमर सीधी थी, चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखें भीगी हुई थी। मैंने वो आंखें देखी थी, उनमें शर्म नहीं थी, सिर्फ दुख था। किसी के लिए ये सब सही हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। उस सुबह मैंने सुरभि को आवाज दी कि किचन का सामान देख लेना, मैं नहाकर आती हूँ। वो कमरे में कुछ लिख रही थी। बिना मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि ठीक है दीदी, आप फिक्र मत करो। मैं बाथरूम में चली गई थी। पानी चलाया, शैम्पू उठाया, लेकिन जैसे ही साबुन की तरफ देखा तो साबुन खत्म हुआ था। मैंने तौलिया लपेटा, दरवाजा खोला और फिर जो नज़ारा देखा, मेरी आत्मा जैसे बाहर निकल गई हो। सामने आंगन के फर्श पर मेरी बहन सुरभि बैठी हुई थी। वो रो रही थी और अंकुश उसके सामने झुके हुए थे। अंकुश ने झटके से गर्दन मोड़ी, मुझे देखा, फिर सीधे हो गए। सुरभि के हाथ कांप रहे थे। वो घबराकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे कदम दरवाजे पर जम गए।
अंकुश ने फौरन कहा कि ये कुछ नहीं, बस ये गिर गई थी। और मैंने कहा कि बस। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मेरी हिम्मत अब खत्म हो चुकी थी। उसकी आवाज आ रही थी, मगर मतलब खत्म हो चुका था। सुरभि ने उठने की कोशिश की। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो नजर नहीं उठा पा रही थी। मैंने तौलिया कसकर बांध लिया, एकदम पीछे हटी और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में आकर मैं जमीन पर बैठ गई थी। शरीर सूखा हुआ था, लेकिन आत्मा पसीने से भीग चुकी थी। अंकुश दरवाजे के बाहर आए। उन्होंने कहा कि वो बस गिर गई थी, तुम गलत समझ रही हो। मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। सुरभि की चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जैसे वो भी इस कैद में आ गई हो, किसी ऐसे लम्हे में जो कभी मिट नहीं सकता था। शाम तक मैं बिस्तर पर लेटी रही थी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, न अंकुश ने न सुरभि ने। मैं घर में ही एक जिंदा लाश जैसी खामोश थी, मगर खामोशी भी तबाही की शुरुआत होती है। रात को अंकुश मेरे पास आए, बैठकर कहने लगे, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, अभी भी? वो खामोश रहे और नजर झुका ली। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो, मुझे सच सुनने की आदत हो चुकी है। अंकुश ने धीरे से कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम जो समझो वो सोच लो। अगले दिन सुरभि मेरे सामने आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, अभी भी चाय लेकर आई हो? उसने कहा कि बस ऐसे ही, आपने कुछ खाया नहीं था ना? मैंने सवाल दोहराया और कहा कि अंकुश के सामने क्यों थी, क्या चल रहा था आखिर? उसने नजर झुकाई, फिर धीरे से कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया दीदी। मैंने कहा, तो फिर तुम जमीन पर क्यों थी और अंकुश तुम्हारी तरफ झुके हुए क्यों थे? वो कहने लगी कि मैं गिर गई थी, वो तो बस। मैंने चाय की ट्रे एक तरफ सरकाई और कहा कि खामोश रहो, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी खामोशी में अब वो बेगुनाही नहीं थी। मैं अब वो औरत बन चुकी थी जो अपने ही घर में अजनबी बन जाती है। 2 दिन के बाद मैंने सुरभि को देखा। वो छत पर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मेरी आहट सुनकर चौंकी नहीं, फोन बंद किया और नीचे आई। मैंने पूछा, किससे बात हो रही थी? वो कहने लगी कि ऐश्वर्या दीदी से बात कर रही थी। मैंने कहा कि अब तो तुम्हारे बहाने बदलने लगे हैं। वो खामोश हो गई। मैंने अंकुश के फोन के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देखी। सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने फ़ोन उसके सामने रखा और कहा कि अंकुश, ये सिर्फ ख्याल है ना? उन्होंने कहा कि हाँ, बस ख्याल है। मैंने कहा, फिर मुझे बता दो कि मोहब्बत कब से ख्याल बनने लगी है? वो खामोश रहे और वही खामोशी मेरी आखिरी चीख बन गई। मैंने खुद को बहुत देर तक खामोश रहा। वो दरवाज़ा जो मैंने नंगे पैर खोला था, मेरे हवास पर अब तक बंद नहीं हुआ था। अंकुश और सुरभि का हर वजूद, हर आहट मेरे अंदर कुछ नोच रही थी, मगर मैं कुछ कहती नहीं थी। मैं संभलती रही, जैसे सब कुछ ठीक हो सकता हो। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर जुबान पर आ जाए तो वापस नहीं जाते, और दिल पर आ जाए तो खत्म नहीं होते। उस दिन जब अंकुश ऑफिस से आए, मैंने दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया था और कहा कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो चौंक गए, मेरी आंखों में देखने लगे, फिर धीरे से सोफे पर बैठ गए। मैंने उनके सामने बैठकर कहा कि एक सवाल है, सीधा सा जवाब चाहिए, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। अंकुश ने कहा कि पूछो। मैंने कहा, क्यों? वो जैसे लम्हे भर को हैरान रह गए, फिर धीरे से कहने लगे, तुम तो हर चीज में खूबसूरती ढूंढती हो, मैं इंसान ढूंढ रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। अंकुश ने बात जारी रखी और कहने लगे, सुरभि में वो दर्द था जो तुम में कभी नहीं था। तुम पूरी थी, खुश, साफ और मजबूत थी, लेकिन सुरभि टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। मैं उसे जोड़ने लगा और फिर शायद उसमें खुद को देखने लगा। मेरे अंदर जैसे कुछ चीज खामोशी में दफन हो गई थी। मैंने रोते हुए शब्दों में कहा कि मेरी बहन, मेरी जगह। अंकुश ने नजर झुका ली। मैंने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां सुरभि खड़ी हुई थी, सीधी और खामोश। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं, जमीन पर थीं। मैंने पूछा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो चुप रही। मैं चीखी नहीं, गुस्सा नहीं किया, बस अंदर से बिखर गई थी। मैं उसके करीब गई और कहा कि आखिर ये सब कब से चल रहा है? सुरभि ने धीरे से सर झुका लिया, कहने लगी कि पता नहीं कब लगा कि वो मेरी बात समझने लगे हैं। मैंने सख्त शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझती थी क्या? वो कहने लगी कि आपने कभी वक्त ही नहीं दिया, कभी सुना ही नहीं। मैंने एक कदम पीछे कर लिए, जैसे जमीन खिंच रही हो। मैंने कहा, तुम्हें मेरी जगह चाहिए थी सुरभि? वो बोली, नहीं, बस कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे समझ ले। अंकुश ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि ये सब गलत हो गया, हम चाहते नहीं थे, बस। मैंने शब्द बीच में काट दिया और कहा कि बस क्या? मैंने कहा, मोहब्बत हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। मैं किचन में गई, एक गिलास पानी पिया।
मगर वो हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। वापस आई और दोनों को देखा। अंकुश मेरी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सके। सुरभि की पलकें भीग चुकी थी, मगर जुबान पर कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने कहा, मैं अब यहाँ एक लम्हे भी नहीं रह सकती। अंकुश ने उठकर कहा कि सुनो रुचि, प्लीज़ कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करो। मैंने हंसी के साथ कहा कि तुमने फैसला कब मुझसे पूछकर किया था? फिर मैंने सुरभि की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? वो खामोश रही, जैसे उसे सजा का डर नहीं हो। मैंने अपना बैग उठाया, दरवाज़ा खोला और पीछे मुड़े बिना ही निकल गई थी। गली के नुक्कड़ पर रुकी, मगर वापस पीछे नहीं देखा। दिल में सिर्फ एक शब्द धड़क रहा था कि मेरी बहन, मेरी जगह और मैं सिर्फ एक सवाल बन गई थी। मैंने घर छोड़ दिया था। दरवाजे पर कोई नहीं आया। अंकुश खामोश रहे। सुरभि ने भी नहीं रोका। मैंने कोई सामान नहीं लिया था, बस बैग साथ था जिसमें कोई इतना ज़रूरी सामान भी नहीं था, और सिर्फ मेरा वजूद साथ था जो अब किसी के लिए कुछ नहीं रहा था। वही दरवाज़ा जहाँ मेरी शादी की डोली आई थी, आज मुझे मेरी अर्थी की तरह बाहर निकाल रहा था। जिंदा शरीर, मुर्दा रिश्ता। मैंने टैक्सी में बैठकर पीछे देखा तो बालकनी खाली था। सुरभि वहीं थी, मेरे घर में, मेरी जगह पर। पहला दिन चाची जी के घर गुजरा। उनसे कुछ नहीं कहा, बस यही बताया कि अंकुश से झगड़ा हुआ है। सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ। चाची जी ने कुछ नहीं पूछा और यही बेहतर था। मैं दिन भर सोफे पर बैठी रही, कभी अपने हाथों को देखती रही, कभी अपने नाखून को, कभी खाली दीवारों को। चाचा जी की बेटी उपासना मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी, आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने कहा कि हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। अगले दिन चाचा जी काम पर चले गए थे और मैं अकेली बैठी अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूरती रही थी। अंकुश की कॉल नहीं आई, सुरभि का भी कोई मैसेज नहीं आया। ये खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा शोर रखती थी। दोपहर को उपासना ने बताया कि शाम को ताई जी की बेटी की शादी है, आप भी हमारे साथ चलेंगी ना? मैंने मना कर दिया। शादी देखने की हिम्मत नहीं थी। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि आज वो मेरी जगह पर है। शाम को फ़ोन बजा, ऐश्वर्या थी। उसने कहा कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि चाचा जी के घर पर हूँ। वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा कि बस अब और संभाला नहीं जा रहा था। ऐश्वर्या ने कहा कि अंकुश ने कुछ नहीं कहा तुमसे, उसने तुम्हें रोकने की, सफाई देने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा वो स्वीकार कर चुका है कि वो सुरभि से मोहब्बत करता है। रात को मुझे वही सपना नजर आया। दरवाज़ा खुला, ज़मीन पर अंकुश थे और सुरभि, और मैं तौलिए में लिपटी हुई पत्थर बनी खड़ी सब कुछ देख रही थी। 3 दिन गुजर गए थे, कोई फ़ोन नहीं आया था, किसी से कोई बात नहीं हुई थी। चौथे दिन चाचा जी ने पूछा कि बेटी, अपने घर कब वापस जा रही हो? मैंने धीरे से जवाब दिया, चाचा जी, वो घर अब किसी और का हो चुका है। चाचा जी कुछ समझ नहीं सके थे, लेकिन खामोश हो गए थे। फिर मैंने फ़ोन निकाला, सुरभि का नंबर खोला, उसकी प्रोफाइल, उसकी फ़ोटो, अब सब कुछ बदल चुकी थी। एक पेड़ था जिसमें काली चिड़िया बैठी हुई थी। मैं हंसकर कहने लगी कि काली चिड़िया किसी की छत पर बसेरा कर चुकी है। मैंने उसे मैसेज कर दिया था कि कैसी हो। 2 घंटे गुजर गए थे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा मैसेज किया कि तुम जानती हो, मैंने तुम्हें माता पिता की निशानी समझा था। एक पुरानी पड़ोसन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, सुरभि अब अंकुश के साथ हर जगह जाती है। मैंने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ। पड़ोसन ने दबे शब्दों में कहा कि कल वो अस्पताल भी गई थी, शायद किसी के चेकअप के लिए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अगर वो माँ बनने वाली है, तो क्या मैं वो औरत हूँ जिसकी जगह भी ज़िंदगी किसी और को कामयाब कर रही है? मैंने सोफे से उठकर पर्दा हटाया। बाहर बारिश हो रही थी। हर बारिश की बूंद जैसे कुछ कह रही हो, सब कुछ लुट चुका है। मैं अब हर रात दरवाजे के सपने देखती थी। एक दरवाज़ा खोलती हुई सुरभि उस तरफ खड़ी होती है, अंकुश उसके साथ, और मैं वहीं तौलिया लपेटे उसी लम्हे में कैद बस देखती रहती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही बंद हो जाते हैं, रिश्ते उतर जाते हैं और जगहें भर जाती हैं, लेकिन कुछ खालीपन उम्र के साथ रहता है। अदालत की इमारत के अंदर सब कुछ मामूली सा लग रहा था। एक टेबल पर 2 कुर्सियों के बीच फासले और दीवार पर वक्त पर चलती घड़ी, जो शायद मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां नाप रही थी। मैं खामोश बैठी थी। वकील ने सारे कागजात मेरे सामने रखे। एक पेन मुझे दिया। मैंने पेन को देखा, जैसे उसके जरिए रिश्ते को तोड़ने जा रही हूँ, जो कभी सपना था, कभी हकीकत था, और अब सिर्फ एक बोझ बन गया था। अंकुश मेरे बाएं तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई परेशानी थी। जज ने सवाल किया कि डाइवोर्स करने की वजह क्या है। मैंने काफ़ी देर तक सोचा, मगर जुबान सिर्फ एक सिंपल से शब्द पर आई थी कि कुछ रिश्ते शब्दों के काबिल नहीं होते। जज ने कहा कि ठीक है, और फिर सिंपल से शब्दों में कहा कि ठीक है, तुम दोनों की डाइवोर्स एक्सेप्ट हो गई है।
बस इतना ही है ना? और तो कोई बात नहीं है ना? और तो कोई सवाल नहीं करना चाहते आप लोग? अंकुश ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। वो उठे और अपने कागज पकड़कर फौरन ही ऑफिस से फाइल लेकर बाहर निकल गए थे। मैं वहीं बैठी रह गई थी। कुछ देर सोचती रही कि क्या यही अंजाम था मेरा? शायद हाँ। मैंने बहुत देर कर दी थी। बाहर आकर मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान साफ था, लेकिन दिल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं ऑटो में बैठकर वापस चाचा जी के घर आ गई थी। रास्ते में बार बार मोबाइल की स्क्रीन चेक कर रही थी कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं था, न अंकुश की तरफ से और ना ही सुरभि की तरफ से। बस एक सन्नाटा था जो अब मेरा साया बन चुका था। उसी रात मैंने सुरभि को एक आखिरी मैसेज भेजा। मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। तुम्हारे लिए अब कोई रुकावट नहीं रही। तुम खुश रहो। मैसेज डिलीवर हुआ, लेकिन रीड नहीं हुआ था। अगले दिन कोई जवाब नहीं आया। चौथे दिन मैंने उसका स्टेटस देखा जो नया था। एक खूबसूरत रिंग और कैप्शन में लिखा था कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत। ये देखते ही मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा था। मैंने अगले दिन ऐश्वर्या को बताया कि मैं अंकुश से डाइवोर्स ले चुकी हूँ। उसने कहा कि मैं आ रही हूँ 2 घंटे के बाद। वो मेरे सामने बैठी थी। मेरे हाथों को थामकर कहने लगी कि तुमने बहुत ही हिम्मत दिखाई है। मैंने कहा कि हिम्मत नहीं थी, सिर्फ बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसने धीरे से पूछा कि अब क्या सोचा है तुमने? मैंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं, सोचने को कुछ बचा ही नहीं है। अगले दिन चाचा जी ने मुझसे कहा कि बेटी, चाहो तो कहीं नौकरी कर लो, वक्त कट जाएगा। मैंने हाँ कर दी थी और एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। बच्चे मासूम होते हैं, उनके चेहरे पर कोई धोखा नहीं लिखा होता। मैं रोज बच्चों को पढ़ाती थी, शाम को घर वापस जाती थी और रात को खुद से सवाल करती थी कि आखिर किससे गलती हुई है। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा कि मैडम, अगर किसी का दिल टूट जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है? मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक हो सकता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। शाम को घर आकर मैंने मोबाइल चेक किया। सुरभि ने मैसेज सीन कर लिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। मैंने आखिरी मैसेज भेजा कि काश तुम एक बार बता देती, ये सब क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाती, मगर समझ जरूर लेती। फिर से मैसेज नजरअंदाज हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने एक नया नंबर लिया, पुरानी यादें डिलीट कर दी। अंकुश की तस्वीर, मैसेज, वॉइस नोट्स, लेकिन दिमाग से वो नज़ारा नहीं मिट रहा था। अब मैं खुद को नहीं रोकती थी और रात को जो सपना आता था उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करती थी। अदालत में जो जुबान बंद थी, वो दिल आज तक चीख रहा था, मगर कोई नहीं सुनता था, क्योंकि कुछ रिश्ते सच में शब्दों के काबिल नहीं होते। आज भी जब किसी महफिल में बैठी होती हूँ, तो कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से सुनाई दे जाती है। काली लड़कियां, उन्हें कौन देखता है? कोई मजाक में कहता था, कोई नेगेटिव कमेंट दिया करता था, मगर मैं दिल पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती थी। मेरे अंदर जैसे कुछ तड़प उठता था, क्योंकि मुझे तो वही काली लड़की ले डूबी थी, वही जो मेरी बहन थी, वही जिसे मैं हमेशा अपने साए के नीचे छुपाया हुआ था और जिसे अंदर ही अंदर बदसूरत समझती रही थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या सच में मैंने उसे कभी अपने बराबर समझा था? नहीं, मैं हमेशा उस पर तरस खाया था, कभी गर्व नहीं किया था, हमेशा यही समझा था कि मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अंकुश सिर्फ मेरा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अंकुश की नज़र किसी दिन उस पर भी जा सकती है, एक काली खामोश सिंपल लड़की पर। लेकिन उसके पास शायद वो चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी, दिल। और अंकुश शायद वही दिल देखने निकला था जो मैं कभी नहीं दिखा सकी थी। आज आईने में खुद को देखती हूँ तो वो चमक जो कभी मेरी ताकत हुआ करती थी, अब नफरत बन गई है। ये सुंदर चेहरा किसी को बांध नहीं सका और जो सच था वो मैं कभी जान नहीं पाई। मैं स्कूल से वापस आती हूँ और अक्सर वो बच्चियां जिन्हें लोग बदसूरत कहते हैं, उनके चेहरे पर वो रोशनी देखती हूँ जो मैं बरसों से आईने में ढूंढती रही थी। एक बच्ची शेफाली अक्सर कहती है कि मैडम, सब कहते हैं कि मैं काली हूँ, पर मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं उनका घमंड हूँ। मैं हंस देती हूँ, मगर अंदर कहीं जलती रहती हूँ। काश किसी ने सुरभि से भी कभी यही कहा होता, काश मैंने उससे कभी ये कहा होता। कुछ दिन पहले अंकुश और सुरभि की फोटो किसी सोशल मीडिया पोस्ट में थी। अस्पताल के बाहर वो सुरभि के हाथ में उसका हाथ था और कैप्शन में लिखा हुआ था कि जिंदगी को एक और मौका मिल गया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। तस्वीर ने दिखाया और शब्दों ने बताया कि ये मौका किसके बलबूते पर खड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी जो एक पन्ने पर आकर रुक गई थी, मैं चाचा जी के घर अभी भी सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। न किसी ने शादी का जिक्र किया, न फ्यूचर का। मैं भी सिर्फ एक काम हूँ। सुबह स्कूल जाती हूँ, शाम को खामोशी और रात को आंखों में वही नज़ारा। कई बार आईना देखने से पहले आंखें बंद कर लेती हूँ और सोचती हूँ, अगर खुद को नहीं देखूँ तो क्या सब कुछ भूल जाऊंगी? लेकिन नहीं, दिल में वो सवाल रहता था, क्या सुरभि को पता था कि उसकी खूबसूरती मेरी बर्बादी बनेगी?
एक शाम स्कूल से लौटी तो ऐश्वर्या दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा कि कब तक खुद को ऐसे ही कैद रखोगी? मैं खामोश रही। उसने हल्की आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है? मेरे शरीर का जैसे सारा खून एक लम्हे के लिए खींच लिया गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा। ऐश्वर्या ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि कभी सोचा है तुमने सुरभि के बारे में? मैंने कहा, बचपन से सोचा है। उसने कहा, वही अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो कैसा लगेगा? मैंने जवाब दिया, सोचती हूँ हर दिन, और यही दुख है। ऐश्वर्या ने कहा, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया ना? मैंने नजर झुका ली। मैंने कहा, नहीं किया, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो माफ नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि मैं जानती हूँ वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर कुछ जख्म होते हैं जो नजर आते ही गायब हो जाते हैं, दिल से नहीं। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने पूछा कि मैडम आपकी बहन है? मैं चौंक गई। कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर धीरे से कहा कि हाँ थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वो आप जैसी खूबसूरत ही होगी ना? मैं खामोश हो गई थी। मैंने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके पास दिल था। मैं जानती हूँ लोग अभी भी सुरभि को वैसा ही समझते होंगे, सिंपल काली बदसूरत, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही काली और बदसूरत खामोश रहने वाली लड़की कब किसी की ज़िंदगी को बदल दे। और मैं आज भी हर रात दरवाजे के उस पार खड़ी वही नज़ारा देखती हूँ, वही बहन, वही झुका हुआ पति, और वही औरत जिसने खुद को आईने में खुद को खूबसूरत समझा था, मगर अंदर से खाली थी। और सच ये है कि खाली दिल से कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनता। मैं आज भी अकेली हूँ और सुरभि आज भी मेरी जगह पर है। मैं शब्दों से तो नहीं मगर दिल से उसे माफ़ कर चुकी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।